बच्चों, स्ट्रेटेजीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने पहली 4 स्ट्रेटेजीज को डिस्कस कर लिया था, जिसमें पहली थी एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जॉइंट वेंचर्स। 5th स्ट्रेटेजी है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग। पेरेंट इंटरप्राइज क्या करती है? मैनेजमेंट एजेंसीज को इस्टेब्लिश करती है। इन मैनेजमेंट एजेंसीज के थ्रू ही अदर नेशंस की जो बिजनेस यूनिट्स हैं उनको मैनेज किया जाता है विदाउट शेयरिंग ओनरशिप एंड कैपिटल। दूसरे शब्दों में कहें तो पेरेंट एंटरप्राइज क्या करती है? मैनेजरियल एक्सपर्टीज जो है अदर नेशंस की बिजनेस यूनिट्स को प्रोवाइड करती है और इसके बदले में प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज या फिर लमसम फीस जो है पेरेंट इंटरप्राइज के द्वारा चार्ज की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी है वो है होली ओन्ड सब्सिडरीज। पेरेंट कंपनी सेटअप देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन डिफरेंट नेशंस। पेरेंट कंपनीज क्या करती हैं? अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को फॉरेन कंट्रीज में इस्टेब्लिश करती हैं। दीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर होली ओन्ड बाय द पेरेंट कंपनी। ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो पेरेंट कंपनी के द्वारा मैनेज की जाती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज प्रेफर दिस रूट फॉर ग्लोबलाइजेशन व्हेन दे वांट टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ इन अदर नेशंस। ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा ग्लोबलाइजेशन के इस रूट को प्रेफर किया जाता है जब मल्टीनेशनल कंपनीज क्या चाहती हैं? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर फुल कंट्रोल चाहती है। दूसरा जो मेथड है होली ओन्ड सब्सिडीज का वो है एक्वायरिंग एंड इस्टेब्लिश्ड फर्म्स इन फॉरेन कंट्री। पेरेंट कंपनी क्या करती है? फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड फर्म्स हैं उनको एक्वायर कर लेती हैं, मतलब उनकी 100% जो इक्विटी है उसको एक्वायर कर लेती हैं। तो होली ओन्ड सब्सिडी 2 तरीके से हो सकती है, या तो पेरेंट कंपनी क्या करे फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेटअप करे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इस्टेब्लिश करे, या फिर फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड फर्म्स हैं उनको एक्वायर करके। जैसे इसका एग्जांपल है LG इलेक्ट्रॉनिक्स है सेटअप LG इंडिया। जो LG इलेक्ट्रॉनिक्स है उसने मतलब इंडिया के अंदर जो सब्सिडी इस्टेब्लिश की वो है LG इंडिया, और इस LG इंडिया की अपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग जो सेटअप है वो इंडिया के अंदर है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी है वो है असेंबली कॉन्ट्रैक्ट्स। जो असेंबली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर डेवलप्ड नेशंस एंड डेवलपिंग नेशंस के बीच में होते हैं। तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है, जो डेवलप्ड नेशंस के जो फॉरेन पार्टनर्स हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? की कंपोनेंट एंड पार्ट्स किसको देते हैं? डेवलपिंग नेशंस को देते हैं। और डेवलपिंग नेशंस क्या करते हैं? इन कंपोनेंट्स को और पार्ट्स को असेंबल करते हैं, क्योंकि These contracts are entered into to avail benefits of cheap labor available in developing nations। क्योंकि जो डेवलपिंग नेशंस हैं वहाँ पर जो लेबर है वो चीप रेट्स पर अवेलेबल है। तो डेवलप्ड नेशंस क्या चाहते हैं? डेवलपिंग नेशंस के चीप लेबर का बेनिफिट चाहते हैं। तो डेवलप्ड नेशंस क्या करते हैं? पार्ट्स एंड की कंपोनेंट्स को डेवलपिंग नेशंस को असेंबल करने के लिए दे देते हैं। इससे डेवलप्ड नेशंस को क्या बेनिफिट मिलता है? उनको चीप रेट्स पर जो लेबर है वो अवेलेबल हो जाती है। प्रोडक्ट्स सो असेंबल्ड आर मार्केटेड अंडर द ब्रांड नेम ऑफ फॉरेन पेरेंट कंपनी। ये जो प्रोडक्ट असेंबल किए जाते हैं डेवलपिंग नेशंस में वो मतलब जो फॉरेन पार्टनर है उसके ब्रांड नेम के अंडर ही सेल किए जाते हैं। इसके बाद है इसके बेनिफिट क्या है? सेव कस्टम ड्यूटी। जब की कंपोनेंट पार्ट्स को डेवलपिंग कंट्रीज़ में भेजा जाता है तो उन की कंपोनेंट एंड पार्ट्स पर जो कस्टम ड्यूटी लगती है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट के मुकाबले जो है कम कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो इससे क्या होता है, जब की पार्ट्स एंड की कंपोनेंट डेवलपिंग कंट्री में आएंगे तो उन पर जो है जो कस्टम ड्यूटी है वो कम देनी पड़ेगी फिनिश्ड प्रोडक्ट के मुकाबले। दूसरा जो बेनिफिट मिलता है लेस पॉलिटिकल रेसिस्टेंस, क्योंकि जो डेवलपिंग नेशंस हैं अगर वहाँ पर मतलब की कंपोनेंट एंड पार्ट्स अगर इंपोर्ट होते हैं तो जो पॉलिटिकल प्रतिरोध है वो कम होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है, जब वो जो की कंपोनेंट और जो पार्ट्स हैं अगर वो डेवलपिंग नेशंस में जो है असेंबल किए जाएंगे तो लेबर को अपॉइंट किया जाएगा। इससे क्या होगा, डेवलपिंग नेशंस के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगी। तो इस तरह से जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो जो पॉलिटिकल रेसिस्टेंस है वो भी कम हो जाता है। थर्ड जो बेनिफिट है इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ डेवलपिंग नेशंस।
जब वो जो पार्ट्स हैं वो डेवलपिंग नेशंस में असेंबल होंगे तो डेवलपिंग नेशंस में सेल के अलावा वो डेवलपिंग नेशन से एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, डेवलपिंग नेशंस का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। तो इन 3 कारणों से जो है 3 बेनिफिट जो हैं डेवलपिंग नेशंस को मिलते हैं। एक तो मतलब कम कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस कम होता है और जो एक्सपोर्ट है वो डेवलपिंग नेशंस का बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो असेंबली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ज़्यादातर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस के बीच में किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड एक्वाजिशंस। इसमें क्या होता है, मर्जर में क्या होता है, बिजनेस यूनिट्स ऑपरेटिंग एट सेम लेवल हैविंग सेम टाइप ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस यूनिट्स जो हैं सेम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, सेम टाइप का उनका बिजनेस है, वो क्या करती हैं, जॉइन हैंड्स करती हैं, मिल जाती हैं। और इसका फ़ायदा इनको क्या मिलता है, वो कंपटीशन को अवॉइड करना चाहती हैं, कम करना चाहती हैं, उनकी जो लॉन्ग टर्म कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो बेनिफिट है वो मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है इन क्रॉस बॉर्डर एक्वाजिशन। इसमें क्या होता है, जो लार्ज बिजनेस यूनिट है ऑफ वन नेशन एक्वायर्स द कंपैरेटिवली स्मॉलर बिजनेस यूनिट इन अदर नेशंस। एक देश की जो लार्जर बिजनेस यूनिट है वो दूसरे देश की स्मॉलर बिजनेस यूनिट को एक्वायर कर लेती है। जैसे इसका एग्जांपल है टाटा स्टील, जो इंडियन कंपनी है, इसने एक्वायर किया गोवा स्टील यूरोपियन कंपनी। तो मर्जर में क्या होगा, सेम लेवल की जो है बिजनेस यूनिट्स होंगी, उनका सेम टाइप का बिजनेस होगा। और क्रॉस बॉर्डर एक्वाजिशन में क्या होगा, जो बिजनेस यूनिट, जो लार्ज बिजनेस यूनिट होगी वो स्मॉल बिजनेस यूनिट को एक्वायर करेगी। इसके बाद है लास्ट जो स्ट्रेटेजी है वो है थर्ड कंट्री रूट या फिर लोकेशन। इसमें क्या होता है, वन कंट्री डज नॉट मेक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन अदर नेशन, रेदर इन्वेस्टमेंट इज मेड थ्रू थर्ड नेशन। थ्रू दिस थर्ड नेशन द इन्वेस्टमेंट इज रूटेड टू डेजिग्नेशन कंट्री। जैसे इसका एग्जांपल है, इंडिया हैज़ टैक्स कंसेशन ट्रीटी विद द मॉरिशस। इफ़ एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड इन इंडिया थ्रू मॉरिशस इट विल गेट टैक्स कंसेशन। इंडिया का जो है मॉरिशस के साथ जो है टैक्स कंसेशन है। तो इस केस में अगर मॉरिशस के थ्रू कोई भी मतलब इन्वेस्टमेंट इंडिया में की जाती है तो वो उसको टैक्स कंसेशन का बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा सम फॉरेन इन्वेस्टर ऑफ अदर नेशंस लाइक जापान, यूके, यूएस who intend to invest in India instead of directly investing in India route their investment through Mauritius to avail tax concession। फॉरेन अदर नेशंस के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जैसे जापान, यूके, यूएसए, अगर वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करने की बजाय अगर वो मॉरिशस के थ्रू इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको टैक्स कंसेशन का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, व्हेन टू नेशन से ए एंड बी डू नॉट हैव गुड पॉलिटिकल या फिर ट्रेड रिलेशंस। मान लो ए एंड बी 2 कंट्रीज हैं, इन दोनों के जो पॉलिटिकल एंड ट्रेड रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। इफ़ एन इन्वेस्टर ऑफ कंट्री ए वांट्स टू इन्वेस्ट इन कंट्री बी और वाइस वर्सा, अगर कंट्री ए का इन्वेस्टर कंट्री बी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो इन्वेस्टर विल रूट इट्स इन्वेस्टमेंट थ्रू थर्ड नेशन। तो कंट्री ए को कंट्री बी में इन्वेस्ट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट होगी वो थर्ड नेशन के थ्रू करनी होगी। तो इसका जो बेनिफिट होता है थर्ड कंट्री रूट में, वो 2 देशों के बीच में जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनका बेनिफिट जो है मिलता है। तो ये थी ग्लोबलाइजेशन की स्ट्रेटेजीज 9, जिसमें हमने पढ़ी एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जॉइंट वेंचर्स, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग, हुली ऑन सब्सिडीज, असेंबली कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड एक्वाजिशन, एंड लास्ट है थर्ड कंट्री रूट एंड लोकेशन।